Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. How are you? Am I audible to all of you? Okay, thank you. अच्छा जी बेटा, एक बार फिर वर्चुअल लर्निंग में आपको मैं वेलकम करता हूँ और मैथ्स की क्लास में। और जहाँ से हमने पढ़ना स्टॉप किया था फिजिकल क्लासेस में, इंशाल्लाह ताला वहीं से अपनी स्टडी को रिज्यूम करेंगे। और मुझे ज़रा रिमाइंड करवाएंगे आप लोग कि हम कहाँ पर थे। चैप्टर नंबर 7 हमारा कंटिन्यू है, मैट्रिसेस, ये तो हमें पता है, लेकिन कौन सी एक्सरसाइज थी और कौन सा क्वेश्चन था जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वहां से हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो रिमाइंड करवाइए आप लोग, शाबाश जी। एक्सरसाइज 7.4 थी बेटा, 7.5 नहीं बेटा, 7.4 होगी, क्योंकि 7.5 तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई आपकी। क्वेश्चन 6 पार्ट 2 आप कह रही हो ना अपना, तो वो आप 7.4 की बात कर रही हैं बेटा। 7.4 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2। अच्छा, 1 और 2 हो गए थे, पार्ट 1 और 2 हो गए थे, सिंगुलर मैट्रिक्स वाला और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला। ऐसा ही है, सब कंफर्म करें बेटा। और इंटरेक्शन नहीं करोगे ना जब तक, तो वर्चुअल क्लास के अंदर इतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा फिर। यस बिल्कुल, हर बात को आपने हर बात पर रिस्पॉन्ड करना है आपने। कोई सवाल आपसे पूछा जाए या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप फौरन करें चैट बॉक्स में। और जो भी मैं आपसे चीज़ें पूछूंगा, जिस तरह फिजिकल क्लासेस के अंदर मैं पूछता था क्वेश्चन, तो उसमें आपने चैट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है। अच्छा, आवाज़ ओके है मेरी? वालेकुम अस्सलाम बेटा। 1 और 2 आप कह रहे हैं हो चुका है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं किस टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 6, और 6 एक्चुअली है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है इफ। और थर्ड पार्ट में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं थर्ड पार्ट में? एक मैट्रिक्स आपको दिया एक्स, नीचे लिखा हुआ है एक्स प्लस 5 इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, 9 और 14। बेटा बड़ा सिंपल सा सवाल है, और इसके अंदर वही कॉन्सेप्ट है जो इससे पहले मैं आपको एक दफा पढ़ा चुका हूं। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ, मैं क्वेश्चन को जब तक कॉपी कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, इतनी देर में आप मुझे ये बताएं कि ये जो बोथ साइड्स पर आपको मैट्रिसेस नजर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी, इनका नेम क्या है, इनकी टाइप क्या है? मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का लेक्चर दिया था पूरा, एक एक क्लास में मैंने तमाम चीजें एक्सप्लेन की थी, आप पढ़ चुके हैं। तो बताइए आप, ये दोनों साइड्स पर जो मैट्रिसेस हैं, इनका नेम क्या है? कौन से मैट्रिक्स हैं ये? स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, और रॉ मैट्रिक्स है ये, कॉलम मैट्रिक्स है, कौन सा है ये? इसकी टाइप क्या है? टाइप बता सकते हैं आप? यस, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ये जो राइट पर लिखा हुआ है 9 और 14, ये कौन सा है? जी बेटा बताइएगा। अच्छा, हम बात कह रहे हैं स्क्वायर है ये। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए तो जरूरी है जितनी रॉस हो उतने ही कॉलम्स हो, लेकिन इसमें तो 2 रॉस हैं बेटा और 1 कॉलम है, तो ये रेक्टेंगुलर हुआ। क्या हुआ ये? रेक्टेंगुलर। 2 रॉस हैं 1 कॉलम है, रॉस और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है बेटा, तो ये क्या हुआ आपके पास? रेक्टेंगुलर। और रेक्टेंगुलर की ही एक टाइप है, मैंने बताया था, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, बिल्कुल रजी आप सही कह रहे हैं, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो, 1 कॉलम हो, ओनली कॉलम हो, तो वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। और अगर ओनली रॉ हो, सिर्फ एक रॉ हो, तो वो रॉ मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। और मुझे बताएं, क्या लेफ्ट वाला भी कॉलम मैट्रिक्स है या नहीं? क्या लेफ्ट वाले में भी एक कॉलम है? ऐसा ही है।
मरियम क्यों ये कॉलम क्यों नहीं है बेटा? क्यों बेटा, एक्सप्लेन करें। बेटा इट इज आल्सो कॉलम मैट्रिक्स। वाई? बिकॉज एक्स जो है ये एक वैल्यू है, एक्स प्लस फाइव भी एक ही वैल्यू है बेटा। ये अलग अलग नहीं है, आप इसको अलग अलग मत समझना। एक्स प्लस फाइव एक वैल्यू है। अगर मैं आगे भी दो तीन वैल्यूज प्लस कर दूं तो ये पूरी एक ही टर्म रहेगी, एक ही टर्म रहेगी। एक ही टर्म में दो वैल्यूज प्लस हो रही हैं, ठीक है। एक्स प्लस फाइव और एक्स जो लिखा हुआ है ये एक कॉलम है, पूरा एक कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये कॉलम मैट्रिक्स है। बहरहाल मैंने कहा ये थोड़ा सा रिवाइज हो जाए आपका जो आपने पढ़ा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान, इन दोनों मैट्रिसेस के बिटवीन इक्वल का साइन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इक्वल का साइन। सही है। इक्वल का मतलब क्या है? इक्वल का मतलब यह है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, लेफ्ट मैट्रिक्स राइट मैट्रिक्स के बराबर है। और लेफ्ट मैट्रिक्स राइट मैट्रिक्स के बराबर होने का मतलब क्या है बेटा? बहुत कीमती जुमला बोल रहा हूं, ये जुमला शायद पहले नहीं बोला क्लास में, इससे पहले आपके लिए जरूरी है। लेफ्ट वाला मैट्रिक्स राइट मैट्रिक्स के बराबर है, इसका मतलब यह है इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। तो हम फर्स्ट को फर्स्ट के बराबर ले सकते हैं, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के बराबर ले सकते हैं। मुझे बताइए, अगर मुझे एक्स निकालना है तो मैं फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के बराबर लूं या सेकंड को सेकंड के बराबर लूं? क्या करूं बताएं, किससे मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के बराबर लें बेटा। अगर सेकंड को सेकंड के बराबर लेंगे ना तो भी आपका आंसर वही आएगा। मैं दोनों से करके दिखा देता हूं। यहां पर एक सेंटेंस लिखना है हमने, सिंस टू मैट्रिसेस आर इक्वल। दो मैट्रिसेस आर इक्वल है, दो मैट्रिसेस इक्वल है, टू मैट्रिसेस आर इक्वल। तो अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होगा, यानी x बराबर होगा 9 के। तो बेटा ये देखें कितने आराम से x की वैल्यू आ गई 9 के बराबर। और एक और तरीका है, इस तरह भी कर सकते हैं आप। सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के बराबर लें, x प्लस फाइव को 14 के बराबर ले लें, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू आपके पास आ सकती है। किस तरह? ये प्लस का 5 है, उधर जाके -5 हो जाएगा। 14 - 5, 14 - 5 कितना होता है? 9। देखिए यहाँ पे भी आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। तो दोनों मेथड से बेटा आपके पास वैल्यू सेम आएगी। बताएं, ये बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है। किसी का कोई सवाल है तो बताएं। कॉपी कर लें, कॉपी कर लें ये जल्दी से। करना है, कॉपी करना है। हाँ बिल्कुल ऐसा कर लें, बिल्कुल ऐसा कर लें। स्क्रीन शॉट्स ले सकते हैं आप, बाद में कॉपी कर लें, आपकी मर्जी है। समझने पर ज़्यादा फोकस किया करें, और जिस वक्त मैं समझा रहा हूँ तो उस वक्त आप सिर्फ सुना करें बात को, और स्क्रीन पर देखा करें। लिखेंगे उस वक्त तो अटेंशन डाइवर्ट होगी, जिस तरह फिजिकल क्लासेस में कहते हैं आपसे, तो उस वक्त मत लिखा करें, ठीक है। चलें, सही है, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, और फोर्थ पार्ट करते ही हमारी ये एक्सरसाइज 7.4 भी खत्म हो जाएगी। पार्ट फोर, पार्ट फोर में क्या है? x5 इस तरह दिया हुआ है, और 6x इक्वल टू 132 बेटा, ये है हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर 2 तो बेटा मैंने करवा दिया था लास्ट टाइम, क्या ख्याल है? टू हो गया था ना लास्ट टाइम? जी वलीजा इमरान, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था। हम्माद जाकिर कह रहे हैं नहीं करवाया। बेटा उसके अंदर ये कहा जा रहा है, आपके पास बुक है तो देख लें, मैंने क्योंकि करवा दिया है ये, मैं आपको बस ऐसे ही बता देता हूं। ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। अच्छा फिर मैं एक मिनट मुझे कंफर्म करने देंगे, मैं तो आप लोगों से इसलिए तो पूछ रहा था ये। ठीक है, अब आपने नॉलेज किया है कि करा दिया है, मेजोरिटी कह रही है। ए और बी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि जब आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर यूनिट मैट्रिक्स आए। तो आपने करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यूनिट मैट्रिक्स के बराबर ले लेना है, बस ये है उसके अंदर। 1001 के बराबर लेना है और लेफ्ट हैंड साइड पर दोनों को मल्टीप्लाई करते रहना है। जब मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा तो दोनों क्योंकि एक दूसरे के बराबर हैं, तो आप उस एलिमेंट को बराबर लीजिएगा कि जिससे आपको x मिल जाए, बस ये काम है उसमें। अच्छा फोर्थ पार्ट में हमें अब x निकालना है, तो किस तरह निकालेंगे? इसमें x निकालने का क्या तरीका होगा, लिख लेते हैं इसको एक दफा। x 5 और 6x इक्वल टू 132। ठीक है। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड पर बेटा ये जो मैट्रिक्स है, देखो इसके अंदर एक ही रॉ है, तो मैंने बताया ना जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रॉ हो वो रॉ मैट्रिक्स कहलाता है, और जिसमें एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो रॉ मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बताएं किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है, मैं जरा माइक ऑन करूंगा बारी बारी और आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है? आयशा उस्मान बताइएगा, माइक ऑन करें अपना और बताएं कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए कौन से 4 स्टेप्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। शाबाश। और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, और फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है ठीक है, फिर और लास्ट। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, गुड, वेरी गुड। चारों रूल्स आपने बता दिए। फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं इन्होंने फरमाया, सेकेंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट रॉ को सेकेंड कॉलम से, फिर सेकेंड रॉ को सेकेंड कॉलम से। अब मुझे ये बताइएगा बेटा, जरा सोच के जवाब दीजिएगा कि क्या ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है लेफ्ट हैंड साइड पर, इसमें 4 के 4 रूल्स लगेंगे? चारों रूल्स लग जाएंगे इसमें, लग सकते हैं, पॉसिबिलिटी है इस बात की, मुमकिन है ये? इज इट पॉसिबल, यस और नो? बताइए चैट बॉक्स में बताइए, चारों रूल्स लगेंगे या कोई एक दो लगेंगे? अच्छा जी, पूछते हैं अब किससे। मोहम्मद रजी खान बताइए बेटा, माइक ऑन करें, एक्सप्लेन करें बेटा। आप कह रहे हैं एक रूल लगेगा, क्यों बेटा, ऐसा क्यों है, एक क्यों लगेगा? सर क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही रो और एक ही कॉलम है, तो जो रूल है हाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वही अप्लाई होगा। हाँ, बड़े अफसोस की बात है, हमारे पास इस दफा सिर्फ एक रो एक ही कॉलम है और है ही नहीं, तो हम आगे ही नहीं बढ़ सकते, है ना भाई? बिल्कुल सही बताया आपने, गुड बेटा गुड, वेरी गुड।
ठीक है, ये इंटरेक्शन जो है ना, ये हमारी डिस्कशन को बहुत मुफीद बनाएगा और बहुत पुरअसर बनाएगा, और हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बेटा एक मिनट बेटा, वेट कीजिएगा। ओके बेटा, कंटिन्यू करते हैं। क्या बात कर रहे थे हम कि इसके अंदर चारों रूल्स नहीं लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही रॉ है और एक ही कॉलम है। तो हम जब फर्स्ट रूल लगाएंगे ना, उसके बाद ही स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। सेकंड रूल होता है सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास सेकंड रॉ है ही नहीं, तो आगे कैसे लगाएंगे। थर्ड रूल होता है फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम भी नहीं है हमारे पास। तो इस तरह बाकी के जो 3 रूल्स हैं वो यहाँ अप्लाई नहीं हो सकते, सिर्फ फर्स्ट रूल अप्लाई होगा। तो जरा बताना मुझे, फर्स्ट रूल है फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x और 5 6 और x से मल्टीप्लाई होगा, तो x को 6 से करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6x। फिर दूसरी वैल्यू प्लस करते थे, आपको याद होगा, 5 को x से करेंगे, क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, और ये बंद कर दिया मैट्रिक्स। राइट पर ऑलरेडी चल रहा है हमारे पास 132, सही है। अच्छा, लेफ्ट पर क्या होगा, सिंपल यहां पर एडिशन होगा, तो ये मैट्रिक्स के अंदर हो जाएगा 11x और यहां पर हो जाएगा 132। अब ये जिस तरह के मैट्रिसेस आ रहे हैं ना, बड़े अनोखे टाइप के, ये आपने पहली बार देखे होंगे लाइफ में। इससे पहले आपने उस तरह के देखे जैसे ऊपर बने हुए कॉलम मैट्रिक्स भी देखा, रॉ मैट्रिक्स भी देखा, और ऐसे भी देखे जिसके अंदर 4 वैल्यूज हों, लेकिन ये एक ही वैल्यू लिखी हुई। अब इसमें एक वैल्यू वाला मैट्रिक्स जो है ना, आप पहली बार देख रहे हैं। तो मुझे बताएं, ये लेफ्ट पर जो है ये रॉ मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है? इसकी टाइप बता सकते हैं आप लोग? रॉ है, कॉलम है, क्या है ये? यूनिट मैट्रिक्स है? जी, रॉ है। अच्छा, कॉलम नहीं है। लेफ्ट वाले मैट्रिक्स के अंदर कितनी रॉज और कितने कॉलम है, चलें ये बताएं, आसान कर देते हैं। और रॉ कितनी नजर आ रही है आपको? रजी खान बताइए। लेफ्ट वाले में रॉस कितनी है? 1 है, ठीक है, सही कह रहे हैं। कॉलम भी कितने हैं? अगर आप कॉलम देखें तो कॉलम भी 1 ही है ना। लेफ्ट पर अगर हम देखें तो ऐसे वर्टिकल भी एक ही वैल्यू है, हॉरिजॉन्टल भी एक ही वैल्यू है, तो एक रॉ एक कॉलम है। तो लॉजिकली ये कॉलम मैट्रिक्स भी कंसीडर किया जाएगा, रॉ मैट्रिक्स भी कंसीडर किया जाएगा। और अगर आप राइट वाले की बात करें तो यहाँ पर भी यही है, सेम सिचुएशन है। यहाँ पर एक ही रॉ है, एक ही कॉलम है, तो ये रॉ मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। ठीक है, अच्छा अब आप आते हैं अपने काम पर। हमारा काम है एक्स निकालना। तो अब यहां लगा हुआ है इक्वल टू पहले की तरह, तो हम यहां वही सेंटेंस लिखेंगे, सिंस टू मैट्रिसेस आर इक्वल। अब जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होता है, सेकंड सेकंड के बराबर, थर्ड थर्ड के बराबर, फोर्थ फोर्थ के बराबर, ये पढ़ा है ना हमने। तो अब यहाँ पे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, पूछ रहे हैं कैन इट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स? बिल्कुल, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, बिल्कुल है, डेफिनेटली है, क्योंकि इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रॉज और कॉलम की तादाद बराबर होती है। तो रॉज और कॉलम बराबर है ना इसमें, तो बिल्कुल ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसा ही है। ठीक है, तो ये ऐसा होता है कि एक मैट्रिक्स जो है वो एक वक्त में कई टाइप जो है वो कंटेन कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा मैंने कहा कि दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनकी वैल्यूज को एक दूसरे के बराबर ले लेते हैं। तो हम यहां पर भी 11x को बराबर ले लेंगे 132 के। 11x बराबर आ गया 132 के। अब मुझे निकालना है x, तो x निकालने के लिए 11 को मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में ले जाऊंगा। x इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय 11, तो बताइए क्या आएगा?
सबसे चाहिए मुझे आंसर। कैलकुलेटर रख के बैठा करें अपने पास, सिंपल वाला। हाँ बिल्कुल, बल्कि इसके लिए तो कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है ये। 12 आंसर है बिल्कुल, ये 12x की वैल्यू हो गई। सही है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ और उसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.4 जो है वो भी कंप्लीट हो गई है। बता दें आप इसमें स्पेशली जो आज सवाल किए हैं इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और कुछ पूछना है तो अभी बता दें। अच्छा मैं बता देता हूँ ओके। इसमें हमारे पास हुआ ये कि दो मैट्रिसेस बेटा मल्टीप्लाई हो रहे थे लेफ्ट पर, तो उन दोनों को हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया है। एक्स की वैल्यू निकालने को दी जा रही थी, ये जो एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब ये दो मैट्रिसेस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करना बनता था। तो हमने इनको वही जो हमने रूल सीखे हुए ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के, उससे मल्टीप्लाई किया है हमने। और मल्टीप्लाई कैसे किया है जी, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही करते थे ना, और तो कोई मेथड नहीं था। तो x को 6 से किया, 5 को x से किया। जब x को 6 से किया तो 6x हो गया, और 5 को x से किया तो बेटा 5x हो गया, और बीच में प्लस का साइन लगाया। अगर किसी एक भी नंबर के साथ माइनस होता तो माइनस लगाते, राइट वाले को ऐसे ही छोड़ दिया। 6x और 5x मिलकर कितने हो गए, 11x हो गए। राइट वाले को अभी भी ऐसे ही छोड़ दिया। अब क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो बेटा इनकी वैल्यूज भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। सिंस टू मैट्रिसेस आर इक्वल, दोनों की वैल्यूज एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। 11x बराबर हो जाएगा 132 के, 11 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा 132 अपॉन 11, तो आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। सही है। अच्छा बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नो, क्लियर है सब। अच्छा जी ठीक है, चले बेटा, तो अब हम मेन एक्सरसाइज जो हमारी एक्सरसाइज 7.5 है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और 7.5 के बारे में आपको बता दूं बेटा, एक्सरसाइज 7.5 में हम दो मेन टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। एक हमारे पास होता है क्रैमर्स रूल, और दूसरा हमारे पास है मैट्रिसेस रूल। मैट्रिसेस रूल, या यूं भी कहते हैं इसको रूल ऑफ मैट्रिसेस, इस अंदाज से भी पढ़ा जाता है इसको, और यूं भी कहते हैं इसको मैट्रिक्स मेथड। सारे नाम है इसके, ठीक है। ये दो मेथड हमने पढ़ने। क्या आपने इन दो मेथड्स का इससे पहले कभी नाम सुना है? सुना है बेटा? मरियम, अच्छा, कहां पे सुना है? और किसी ने सुना है? नहीं, मतलब मैट्रिक्स से पहले हो सकता है आपने स्कूल वगैरह में पढ़ लिया हो, लेकिन मैट्रिक्स से पहले कभी आपने सुना हो, मुश्किल है। क्रैमर्स रूल और मैट्रिसेस रूल बेटा, इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में, मैट्रिक में लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, 7.5 मार्क्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और हर साल ही आता है। पिछले आप 10-15 साल उठाकर देखें तो मुश्किल है कि आपको कोई ऐसा ईयर मिले कि जिसमें ये ना आया हुआ। कभी वो क्रैमर रूल से पूछते हैं क्वेश्चन, कभी मैट्रिक्स रूल से। अब ये है क्या, पहले इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं।
बेटा अभी तक आपको इस चैप्टर में आपने जो है वो एक्सरसाइज पढ़ी है 7.4 तक। अभी तक आपको जितने क्वेश्चन दिए गए वो सब के सब मैट्रिक्स की फॉर्म में दिए गए, मैट्रिसेस दिए गए और उनको आपने सॉल्व करना था। ठीक है ना, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं मिसाल के तौर पर कि भाई आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 4, 5x माइनस 3y इक्वल टू 9, और मैं बोलूं ये जो इक्वेशंस है ना इनको सॉल्व कर दें आप, तो पहले तो मुझे आप ये बताएं कि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। बेटा ये जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं ना, ये पॉइंट्स ऐसे हैं, इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं अक्सर औकात बुक में नहीं होती और वो जहन में आ जाती हैं पढ़ाते वक्त, तो वो आपके लिए बड़ी फायदेमंद होती हैं। अपने पास लिखते रहा करें, नोट किया करें, एक रफ रजिस्टर लेकर बैठा करें अपने पास, या जो आपका फेयर रजिस्टर है उसी में कॉपी के टॉप पर ये जुमले लिखा करें। मैं हमेशा कहता हूं क्लास में। तो मैं कह रहा था कि ये दो इक्वेशंस आपको दे दी और मैंने कहा इसको सॉल्व करें, इन इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर बताएं। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, कोई मुझे ये बता दे आप में से, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। यस, कौन बताएगा, माइक ऑन कर रहा हूं मैं। कंजा खान, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। जी बेटा, कंजा आप बताइए, ऑन कीजिए। आयशा आप सही कह रही हैं बिल्कुल। हाँ आपका जवाब ठीक है आयशा। और कोई। हाँ, इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या है मैं पूछ रहा हूं। अच्छा ठीक है, हमना आपकी बात भी मैंने देख ली है। यस ताबीना मिर्जा बेटा। व्हाट डज इट मीन कि इक्वेशन को सॉल्व कर दें, क्या मतलब है इसका, बताएं। बताएं बताएं, आपका जहन क्या कहता है, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है। मेरे पास बहुत मुश्किल रही है अभी क्लास लेने के लिए, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत कर रही है और मेरे पास चैट बॉक्स भी नहीं खुल रहा है, ना मैसेज आए तो ना सेंड हो रहा है, तो अजीब ही मतलब समझ नहीं आ रहा कुछ। अच्छा चले, यहां से तो बेटा सब क्लियर है, आप अपने पास से चेक करें क्योंकि यहां से ओके है बिल्कुल। अच्छा जी, इक्वल करना बोथ साइड को जवाब आया हुआ है चैट बॉक्स में। पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लेंगे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। बेटा बस एक पंच लाइन बता दो, वो मैं बता देता हूं। चलें, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है, जो आयशा ने कहा कि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो वेरिएबल मौजूद हैं उनकी वैल्यू निकालना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि उसमें जो वेरिएबल मौजूद हैं यानी अल्फाबेट्स मौजूद हैं जैसे एक्स वाई, तो इनकी वैल्यू निकाल दें। तो अगर कभी मैं आपसे ये कहता हूं कि आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ऐसी इक्वेशंस को कि जिनके अंदर एक्स और वाई दो वेरिएबल मौजूद हैं, तो उसके लिए डिफरेंट मेथड है पूरी दुनिया में, लेकिन मैट्रिक्स मेथड और क्रैमर रूल वो मेथड है कि इसमें हम इक्वेशन को पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ये है असल चीज। बात समझ में आ रही है, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब समझ में आ गया।
कि उसमें आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। सॉल्व करने का मतलब यह है कि आप वेरिएबल की, अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकाल दें, ठीक है। और अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालने के हमारे पास मैट्रिक्स की दुनिया में दो मेथड हैं, एक क्रैमर रूल और एक मैट्रिक्स मेथड। तो आज हम वही स्टार्ट करने जा रहे हैं 7.5 में। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर बात मजीद अच्छे तरीके से समझ में आएगी। कह रहे हैं सॉल्व इफ पॉसिबल, solve if possible by using matrices and Cramer's rule। ठीक है, हर सवाल को मैट्रिसेस रूल से भी करना है, क्रैमर्स रूल से भी, लेकिन मैं आज आपको जो पढ़ा रहा हूं वो क्रैमर रूल पढ़ा रहा हूं। पहले हम कुछ सवाल क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स रूल पे आएंगे, ठीक है। आज हमारा लेक्चर क्रैमर रूल पर ही रहेगा। पहला क्वेश्चन है 2x + 5y = 9 और 4x - 2y = 1। ये ठीक है बेटा, रेडी है सीखने के लिए एक नया मेथड? ठीक है बेटा, चलें। अब उन्होंने कहा है सॉल्व इफ पॉसिबल। ये क्यों कहा उन्होंने? अगर मुमकिन है तो बेटा जिस तरह मैंने बताया था, हम इनवर्स के क्वेश्चन कर रहे थे 7.4 एक्सरसाइज में। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स उस वक्त पॉसिबल होता था कि जब उसका डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का जीरो के अलावा आ रहा हो। अगर जीरो आ जाता है डिटर्मिनेंट तो फिर वो आगे पॉसिबल नहीं होता। यहां पर भी यही होगा कि हम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेक करेंगे, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हुआ यानी उसका डिटरमिनेंट जीरो आ रहा होगा तो फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। जब भी वो कह रहे हैं सॉल्व इफ पॉसिबल बाय यूजिंग मैट्रिसेस एंड क्रैमर्स रूल, हम क्रैमर्स रूल से कर रहे हैं इससे यहां पर। तो हम सबसे पहले यहां पर लिख देंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब मैं सवाल करूंगा, मुझे जवाब मिलना चाहिए सबसे। लिखा हुआ है सॉल्व, सॉल्व का मतलब क्या है? सॉल्व का मतलब क्या है बेटा, जल्दी से बताएं। नहीं नहीं, इसका मैथमेटिकल रीजन बताएं ना। ठीक है, हल करना तो है। नहीं बेटा, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू निकालें। मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूँ कि दो इक्वेशंस को सॉल्व करने को कहा जा रहा है ना, तो दो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है? तो इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब ये, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब वो जिस तरीके से निकालेंगे वो बाद में बात कर रहे हैं, अब हम उसकी, हम क्रैमर रूल से निकालना है, ठीक है। एक्स और वाई तो क्या करेंगे, क्रैमर रूल में आप तीन मैट्रिसेस बनाते हैं। कितने? तीन। याद रखिएगा, हमें जो क्वेश्चन दिया गया क्या वो मैट्रिक्स फॉर्म में दिया गया है? क्या मैट्रिक्स फॉर्म में दिया गया है? ये मैट्रिक्स बना के दिया गया है? जल्दी जल्दी जवाब देंगे सब। क्या ये मैट्रिक्स बना के दिया गया है? नो। ये किस फॉर्म में दिया गया है? इक्वेशंस की फॉर्म में। इक्वेशन की फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। जरा सुनिएगा, तीन मैट्रिसेस हमने बनाने होते हैं बेटा। एक बनाना होता है डी, एक डी एक्स और एक डी वाई। तो हम यहां पर लिखते हैं डी, एक मैट्रिक्स बना रहे हैं डी। अब इक्वेशंस को गौर से देखिएगा। फर्स्ट इक्वेशन में एक एक्स वाली वैल्यू है, एक वाई वाली वैल्यू है। सेकेंड इक्वेशन में एक एक्स वाली वैल्यू है, एक वाई वाली वैल्यू है। दोनों इक्वेशंस को अगर मिलाकर बात करें तो एक्स वाली वैल्यूज एक लाइन में लिखी हुई हैं, वाई वाली वैल्यूज एक लाइन में लिखी हुई हैं। तो हम करते क्या हैं, दोनों इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट्स को फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं और y के कोफिशिएंट्स को सेकंड कॉलम में लिख देते हैं। तो मुझे बताइए यहां x के साथ क्या है? 2, तो यहां पर लिख दिया x
2 लिख दिया। x के साथ क्या है 4, तो नीचे क्या लिख दिया 4। यानी फर्स्ट कॉलम में डी मैट्रिक्स बनाते वक्त फर्स्ट कॉलम में आपने x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो यहां कॉपी करना है। x का कोफिशिएंट था 2, यहां लिख दिया। फिर x का कोफिशिएंट था 4, यहां लिख दिया। सेकेंड कॉलम में क्या लिखेंगे सॉरी, सेकेंड कॉलम में y के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। y के कोफिशिएंट्स क्या हैं 5 और -2, यहां पर लिख देंगे 5 और -2। साइन का ख्याल रखना है, जो साइन हो वो साइन उतारना है। बताएं डी मैट्रिक्स बनाना आया आपको? इक्वेशंस के थ्रू डी मैट्रिक्स बनाना आ गया? बेटा सबका रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है? तमाम लोग यूज करें चैट बॉक्स को, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा डी मैट्रिक्स बन गया। अब मैंने कहा था डी के साथ साथ आपने एक और बनाना है, दो और बनाने, डी एक्स और डी वाई। डी के बाद आप बनाएंगे डी एक्स, डी लिखकर नीचे छोटा सा एक्स लिख देंगे, क्योंकि एक्स और वाई वेरिएबल है, तो डी एक्स और डी वाई बनेंगे। अब डी एक्स कैसे बनेगा जरा सुनिएगा। डी एक्स बनाने के लिए आप क्या करते हैं, देखें ये एक्स वाली वैल्यूज हैं, ये वाई वाली वैल्यूज हैं। जब आप डी एक्स बनाते हैं तो आप x वाली वैल्यूज नहीं लिखते। जब आप dx मैट्रिक्स बनाते हैं तो आप x वाली वैल्यूज नहीं लिखते, बल्कि x वाली वैल्यूज की जगह कॉन्स्टेंट्स लिखते हैं जो राइट हैंड साइड पर लिखे हुए हैं 9 और 1। तो dx में x वाली वैल्यूज हटा के ये कांस्टेंट लिख देंगे, यानी 9 और 1। ठीक है, dx बनाते वक्त x वाला कॉलम हटा के x वाली वैल्यूज हटा के जो कांस्टेंट्स हैं सवाल में वो लिख देंगे, और जो y वाले हैं वो अपनी जगह ऐसे ही रहेंगे 5 और -2। समझ में आई बात? इज इट यस? ओके, dx बन गया। तीसरा आपने बनाना है dy। अब मुझे लग रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है dy बनाने के लिए क्या करना है। क्या करेंगे dy बनाने के लिए, समझ तो गए होंगे। जिस तरह dx बनाने के लिए x वाले हटा के ये नंबर लिख दिए, उसी तरह dy बनाने के लिए y वाले हटा देंगे 5 और -2, और इसकी जगह क्या लिख देंगे 9 और 1, और x वाले ऐसे ही लिखे रहेंगे। ठीक है बेटा, मैट्रिसेस बनाना आ गए? अब मैट्रिसेस बनाने के बाद क्या करेंगे? मैट्रिसेस बनाने के बाद बारी बारी आपने इन सबके डिटरमिनेंट निकालने हैं। तो सबसे पहले आप निकालें डी का डिटरमिनेंट। सबसे पहले डी का निकालना है, फिर डी एक्स का, फिर डी वाई का। ठीक है, डी का डिटरमिनेंट निकालेंगे यूं, डी के अराउंड लाइंस बना देंगे, और यहां पे भी लाइंस बना देंगे 2 5 4 -2। अब जरा बताइएगा, मैं डी का डिटरमिनेंट निकालने जा रहा हूं। डी का डिटरमिनेंट इक्वल टू कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई से। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में फॉर्मूले का माइनस, 5 को 4 से कर देंगे, ऐसे ही होगा ना? क्या आ जाएगा? डी डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 -2 से होगा -4, -5 4 जा 20। तो डी का डिटरमिनेंट किसके बराबर आ गया? -24 के। मुझे बताएं कि क्या आगे सॉल्व करना पॉसिबल है या नहीं? डी की वैल्यू को देख के बताएं, डी का डिटरमिनेंट देख के बताएं। -24 आ रहा है, तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों बेटा पॉसिबल क्यों नहीं है ऋषा? अगर 0 आता है तो पॉसिबल नहीं होता, नॉट पॉसिबल होता है। यहां पे 0 थोड़ी आ रहा है, यहाँ पे तो 0 के अलावा आ रहा है, तो ये पॉसिबल है। अब आगे करेंगे, मैंने बताया पहले डी का डिटरमिनेंट निकालना है आपने, फिर किसका निकालना है? डी एक्स का निकालना है आपने। तो आइए अब डी एक्स का निकालते हैं, फिर डी वाई का निकालेंगे। सही है, डी एक्स का निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स का डिटरमिनेंट, और यहाँ पे इस तरह वैल्यूज लिखेंगे 9 5 1 -2, 9 5 1 -2। सही है, ठीक है। चले अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको,
डी एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 9 होगा -2 से, फॉर्मूले का माइनस, 5 होगा 1 से। डी एक्स इक्वल टू 9 -2 से होगा तो आंसर आ जाएगा -18 माइनस 5 वन जा 5। तो डी एक्स कितना आ गया, ऐड हो जाएंगे ना, ये हो जाएगा माइनस का 23। बेटा डी का डिटरमिनेंट भी निकाल लिया, डी एक्स का डिटरमिनेंट भी निकाल लिया, अब किसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, अब थर्ड वाले का डी वाई का निकालेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे डी वाई इक्वल टू, डी वाई को डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे, 2 5 4 -2 है, 2 5 4 -2, ठीक है। डी वाई इक्वल टू 2 -2 से मल्टीप्लाई होगा, फॉर्मूले का माइनस, 5 4 से होगा। डी वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 -2 से होगा -4 माइनस 5 4 जा 20। डी वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू माइनस का 24। सही है। तो बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने पहले तो तीनों मैट्रिसेस बनाने हैं, डी, डी एक्स और डी वाई, फिर तीनों के डिटरमिनेंट निकालने हैं, ठीक है। तीनों के डिटरमिनेंट निकल गए। अब एक्चुअली हमें फाइंड क्या करना था सवाल में, हमें सवाल को सॉल्व करना था ना, और सॉल्व करने का मतलब हमने क्या निकाला था, सॉल्व करने का मतलब ये कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो क्या एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है या अभी निकालनी बाकी है? अभी निकालेंगे ना, एक्स और वाई तो नहीं निकाला हमने, हमने तो डी एक्स और डी वाई निकाला है। अब देख लें एक्स कैसे निकलेगा, यहां पर लिख लेंगे फॉर एक्स, हेडिंग डाल लेंगे, और x याद रखिएगा किसके बराबर होता है, डी एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डी डिटर्मिनेंट के। ये x का फॉर्मूला है, डी एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डी डिटर्मिनेंट। तो बेटा मुझे बता दो y किसके बराबर होगा अगर y निकालना हो, सिंपल सी बात है, वो बराबर होगा डी वाई डिटर्मिनेंट अपॉन डी डिटर्मिनेंट के। कहीं z आ जाए तो z बराबर होगा डी जेड डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डी डिटर्मिनेंट के। सही है। तो अब जरा मुझे बताइएगा डी एक्स का डिटरमिनेंट कितना है, माइनस का 23। देखें तो डी एक्स डिटरमिनेंट की जगह हम लिख देंगे माइनस का 23 डिवाइडेड बाय डी कितना आया था हमारा, माइनस का 24, ठीक है। डी हमारा आया माइनस का 24। अब देखें ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, 23 और 24 तो सेम टेबल में नहीं आते हैं ना, तो ये तो कैंसिल नहीं होंगे, क्या ख्याल है, नहीं होंगे ना कैंसिल। तो क्या बचेगा 23 अपॉन 24, ये आपके पास आंसर हो गया x का। अब इसी तरीके से y निकालेंगे हम लिखेंगे फॉर y, ठीक है। y किसके बराबर होगा, y बराबर होगा ऑब्वियसली डी वाई अपॉन डी डिटर्मिनेंट के। y इक्वल टू डी वाई डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, वैल्यू पुट करेंगे, -24 के बराबर है, तो डी वाई डिटर्मिनेंट की जगह आ गया -24 डिवाइडेड बाय डी डिटर्मिनेंट कितना है -24, तो आ गया माइनस का 24, -24 से -24 कैंसिल, तो y कितना बचा हमारे पास, y बचा 1 के बराबर। ये आपके पास आ गई y की वैल्यू। क्लियर है बात, इस तरीके से फाइंड करेंगे हम। ठीक है। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने dy बेटा रॉन्ग यहां पर कर दिया है। हाँ dy बेटा आपको उस वक्त बताना चाहिए था ना, dy की वैल्यू मैंने यहां पर रॉन्ग लिख दी है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, कोई बात नहीं। dy की वैल्यू क्या थी, यहां पर 9 और 1 वो आएगा ना, ये देखें dy हमने क्या निकाला था 2941, 2941। सही है, समझ गए बात को। मैंने यहाँ पर dy की वैल्यू गलत कॉपी कर दी थी वहां से, तो उसको मैं दोबारा कर देता हूँ। dy को कितना आएगा, 2 को 1 से करेंगे, -9 को 4 से करेंगे। अब देख लें
डी वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 1 जा 2 माइनस 9 4 जा 36। तो डी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा ये माइनस का 34, ये माइनस का 34 आएगा। अब बताएं जरा डी वाई की जगह माइनस 34 आएगा यहाँ पे, इसको आगे से कर लेते हैं दोबारा। डी वाई आ रहा है माइनस का 34 और डी आपके पास है माइनस का 24। माइनस से माइनस कैंसिल, मुझे बताएं क्या 24 और 34 भी कैंसिल होंगे? क्या ये सेम टेबल में आते हैं? सेम नंबर के मल्टीपल हैं? ऐसा है? यस, 2 12 जा और 2 17 जा, तो y की वैल्यू आ गई 17/12। बेटा हमें इक्वेशन सॉल्व करनी थी और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इक्वेशन सॉल्व कर ली है। हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक आखिरी चीज रह गई है, एंड में आपने सॉल्यूशन सेट लिखना है। x और y की वैल्यू उसमें लिखनी है सॉल्यूशन सेट में। अब सॉल्यूशन सेट का तरीका सुन लो जरा। आप जब चैप्टर 6 पढ़ रहे थे तो उसमें आप बनाते थे, कौन सा ब्रैकेट बनाते थे आप वहां पे? कौन सा ब्रैकेट बनाते थे? कर्ली ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट? कर्ली ब्रैकेट बनाते थे ना बेटा, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट बनाते थे, लेकिन यहां पर बेटा वेरिएबल दो हैं, एक्स और वाई। जब वेरिएबल दो हो तो दो ब्रैकेट बनेंगे, देखें, एक कर्ली ब्रैकेट बनेगा, सुनिएगा, और फिर उसके अंदर सिंपल ब्रैकेट भी बनेंगे। ऐसे बनाना है आपने, और बीच में लगाना है आपने कॉमा। दो कर्ली ब्रैकेट बनाए, दो सिंपल ब्रैकेट बनाए, बीच में आपने कॉमा लगाया, और वैल्यूज जो आपने लिखनी है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखनी है। एक्स और वाई में से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक्स पहले है, तो पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे आप, फिर वाई की लिखेंगे। यानी एक्स की वैल्यू 23/24, फिर वाई की वैल्यू 17/12। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पे आके क्वेश्चन खत्म होगा। अब मुझे बताएं इस पूरे क्वेश्चन में आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मैं बता देता हूं। dx कैसे बनाया बेटा, मैं बता देता हूं। ये देखो, dx बनाने के लिए क्या करते हैं आप, डी मैट्रिक्स को देखें। डी मैट्रिक्स में x वाली जो वैल्यूज हैं, x वाली वैल्यूज, उनको हटा के ये साइड वाले नंबर लिख देते हैं, राइट वाले 9 1 2 और 4 लिखा हुआ था, x वाली वैल्यूज थी ना, ये x वाला कॉलम था, ये हटा के ये 9 और 1 लिख देंगे जो कांस्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, बाकी सेम रहेगा। आया समझ में? ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अब आप घर पे जो है इसका वो 2 3 4 ये कर लेंगे। क्रैमर रूल से आपने क्वेश्चन 2 3 और 4 करना है, और फिर कल मुझे बताना है अगर कोई चीज इसमें समझ में ना आ रही हो और मुश्किल हो रही हो आपको तो। ठीक है, एनी क्वेश्चन? और क्लास में पार्टिसिपेट करें बेटा, मैं माइक ऑन करूंगा अब आपके एक एक करके सबके क्लास में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है ना। अपनी मौजूदगी का जरा यहाँ पर इजहार करें कि आप मौजूद हैं और आप सुन रहे हैं, अच्छे तरीके से समझ रहे हैं चीजों को। नो क्वेश्चन? चलें ठीक है फिर, ओके। इंशाल्लाह आपसे अब कल बात होती है, तब तक ख्याल रखिएगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।